हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है वो घटना चक्र का सेट नंबर 5 होगा चाइल्ड डेवलपमेंट में। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, न्यूट्रिशन साइंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, टेक्सटाइल घटना चक्र में कंप्लीट कर चुके हैं। इस समय चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा है, तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होगी। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस वीडियो के, तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम के साथ साथ जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है सभी की प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ से सीधे आप जो भी वीडियो देखना चाहें, न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल और भी कुछ हमने टॉपिक वाइज कराए हैं, जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये तो हमने टॉपिक वाइज बुक से MCQs आपको कराए हैं। तो बिल्कुल आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत ना हो, इसलिए उसे ए ऑप्शन है वसा युक्त भोजन करना चाहिए, बी है अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए, सी है छिलकेदार दालें और हरी सब्जियां खानी चाहिए, डी है अधिक कार्बोज युक्त भोजन करना चाहिए। और आप लोग कोई भी चैनल को अब बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो, बीच में सही चला फिर आप लोग स्लो हो गए, तो ज़रूर जो भी नए लोग जुड़े ज़रूर चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मेरा जो है टाइम 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर बहुत स्लो चल रहा है, जबकि व्यूज़ बहुत अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा व्यूज़ चल रहा है कि मैं वॉच टाइम कब का पूरा कर चुकी हूँ, लेकिन एक सब्सक्राइबर की वजह से मेरा चैनल जो है बिल्कुल ही मेरी नज़रों में डेड पड़ा हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक टारगेट मेरा पूरा होना है, सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर, और आप भी नए जुड़ें तो सब्सक्राइब करें। तो कब्ज की शिकायत ना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, गर्भवती माता के लिए छिलकेदार दालें और हरी सब्जियां खाने को देंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, सेल्यूलोज युक्त होते हैं, सेल्यूलोज युक्त होते हैं। इन्हें हम रफेज भी कहते हैं, रफेज। और इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, हमारे आंतों की सफाई करना। आंतों की सफाई होती है, पाचनशीलता बढ़ जाती है, तो हमें और जो पेट संबंधी प्रॉब्लम नहीं होती हैं, तो गर्भवती माता को रिलैक्स मिलता है हर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे भी आपको पता है मतलब जो RDA ने 2000 कैलोरी पर कितना बताया है, 40 ग्राम जो है कहा है कि रफेज हर व्यक्ति को लेना चाहिए, अगर वो 2000 तक कैलोरी लेता है तब। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मतलब फ़ायदेमंद है पेट के लिए। अच्छा, ये होता क्या है, एक बात करेंगे इस विषय में। छिलकेदार जो आपकी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, छिलकेदार दालें होती हैं। ठीक है, हरी सब्जियां और छिलकेदार जो दालें होती हैं, उनका मतलब उनमें जो होता है फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। यहीं पर अगर हम थोड़ी सी प्रोटीन की बात करें, तो गर्भवती को अतिरिक्त 10 ग्राम प्रोटीन लेने की जो है मतलब अतिरिक्त 10 ग्राम प्रोटीन उसे लेनी चाहिए, ऐसा मतलब सजेस्ट किया है बुक के अकॉर्डिंग। बाकी जो बुक में आपको मिलेगा, तो अतिरिक्त 10 ग्राम प्रोटीन किसी भी महिला को लेनी ही चाहिए। ठीक है, कब, गर्भावस्था की कंडीशन में। क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो 500 ग्राम प्रोटीन को पूरी गर्भावस्था में एकत्रित करता है अपने शरीर के अंतर्गत, और क्या होता है तब जन्म लेता है। मतलब माँ के शरीर से वो प्रोटीन, आयरन भी स्टोर करके लाता है और प्रोटीन भी वो स्टोर करके लाता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कहते हैं, अगर हम पर डे की बात करें, तो पर डे वो क्या करता है, 1 से 4 ग्राम तक प्रोटीन जो होता है माँ के शरीर से अपने शरीर में एकत्रित करता है। और आपसे अगर वजन की बात करें, गर्भावस्था में वजन कितना बढ़ता है, तो 10 से 12 kg बढ़ता है। या फिर गर्भावस्था में वजन पाउंड में पूछा जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 24 से 28 पाउंड तक वजन बढ़ता है। ये पाउंड वाला भी पूछा जाता है वजन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये गर्भावस्था से संबंधित कुछ बातें हो गई। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 2। डिंब अवस्था है, ए है गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था, बी है तीसरे सप्ताह से दूसरे माह की अवस्था, सी है तीसरे माह के आरंभ से जन्म लेने तक की अवस्था, डी है स्त्री का अंडाणु। तो जब भी हम डिंब की बात करते हैं, तो इस डिंब को कहते हैं हम क्या, बीजावस्था भी कहते हैं। ठीक है, बीज की अवस्था मतलब बीज के समान होता है, या फिर हम जो इसको जर्मिनल पीरियड कहते हैं इंग्लिश में, जर्मिनल पीरियड। ओके, तो आज मैं इसका डायरेक्ट आंसर देने से पहले आपको इसके विषय में कुछ चीज़ें बताऊंगी। जो बीजावस्था होती है, जो जर्मिनल पीरियड होता है, ये जो होता है किसके, अंडे के समान होता है ये।
ठीक है, अंडे के ये समान होता है। ओके, इसके समान अंडे के समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। इसकी एक विशेषता, ये क्या करता है, ये पोषण जो है स्वयं करता है। ओके, पोषण जो है ये स्वयं करता है। ये पोषण के लिए माँ के ऊपर यहाँ पर डिपेंड नहीं होता है। करीब 10 दिन बाद इसमें क्या होता है, और कोशिका विभाजन इसमें लगातार चलता है, लेकिन कोशिका विभाजन दिखाई नहीं देता है, चलता लगातार है। इसके अंतर्गत 10 दिन बाद होता क्या है, गर्भाशय की दीवार से ये क्या होता है, चिपक जाता है। 10 दिन बाद किसकी दीवार से, गर्भाशय की दीवार से ये क्या होता है, चिपक जाता है। दीवार से चिपक जाता है, और यही प्रक्रिया की आपको पूछा जाता है क्या कहलाती है, ये आरोपण कहलाती है। ओके, आरोपण कहलाती है, या फिर इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओके, आरोपण की प्रक्रिया यही कहलाती है। ओके, ठीक है। तो और इसके बाद जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, आरोपण, तब ये किस पर डिपेंड हो जाता है, माँ के पोषण पर यहाँ पर डिपेंड होता है, माँ के पोषण में। नहीं तो ये कह सकते हैं 8 दिन 9 दिन 10 दिन, 9 दिन या 10 दिन आंसर माना जाता है। 9-10 दिन तक क्या करता है ये, ऐसे ही जो नलिका होती है, डिंबवाहिनी नलिका, जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, किसके, पुरुष का शुक्राणु जो होता है वो निषेचित करने का कार्य करता है। किसे, मादा के अंडे को। ठीक है, पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो क्या करता है, मादा के अंडे को निषेचित करने का काम यहाँ पर करता है। ओके, तो यहाँ पर ये कम से कम कितने दिन तक रहता है, 9 से 10 दिन तक रहता है, और इसी को हम कहते हैं आरोपण की प्रक्रिया, जो कि आपको पता होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। गर्भाधान से 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है वही डिंब अवस्था या बीजावस्था आपकी कहलाती है। ठीक है, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक की अवस्था जो होती है वो आपकी भ्रूणावस्था कहलाती है। इसे कभी कभी ये भी कहा जाता है 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था, क्योंकि यहाँ पर 2 सप्ताह खत्म हो जा रहा है डिंबावस्था में, तो ये तीसरे सप्ताह से भी शुरू होती है। ठीक है, तो शुरुआत तो तीसरे सप्ताह से ही होगी, जब 2 सप्ताह यहाँ पर ही खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए कभी तीसरे सप्ताह के प्रारंभ से दूसरे माह के अंत तक माना जाता है, कभी दूसरे सप्ताह सीधे ही दूसरे सप्ताह से दूसरे माह तक का आंसर माना जाता। तो ये शब्द पर ध्यान रखिएगा, तीसरे दे तो भी सही है, दूसरे दे तो भी सही है। ठीक है, ओके ओके, तीसरे माह के प्रारंभ से यहाँ पर क्या होगा, अच्छा 2 माह का हो जाएगा, जब तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म तक की जो अवस्था होती है वो फिटस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, फिटस कहलाती है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन है 3 यहाँ पर, सामान्य स्वस्थ शिशु की लंबाई होती है, ए है 6 से 18 इंच, बी है 18 से 20 इंच, सी है 20 से 40 इंच, या डी है 8 से 10 इंच। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कितना, 18 से 20 इंच सही होगा। क्यों, क्योंकि आपको बताया है अगर औसत लंबाई पूछी जाए शिशु की क्या होती, तो 19.5 इंच या फिर या फिर कह सकते हैं यहाँ पर 18 से 20 इंच। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। वजन कितना होता है आपको आई होप पता होगा, वजन जो होता है 7.5 पाउंड तक होता है, इसीलिए कभी कभी आपको आंसर में 7 पाउंड भी मिलता है। अब ये लंबाई कभी कभी सेंटीमीटर में भी आपसे पूछी जा सकती है, तो सेंटीमीटर में जो ये लंबाई होगी वो कितनी होगी, 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक ये होगी। आई होप आप लोग हमारी क्लास को एंजॉय करके पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ नोट्स बना रहे होंगे। और ये काम करते करते अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए अपना। इतना इसमें आपकी नहीं कोई कुछ आपका एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, ना ही आपका एक्स्ट्रा समय बर्बाद होगा, ना ही ऐसा होगा कि आपकी फ़ोन की मेमोरी फुल होगी। बस ये मेरा थोड़ा फ़ायदा, मेरी मेहनत कहीं सफल हो जाएगी, मुझे लगेगा हाँ बच्चों को मेरा पढ़ाया समझ आया। ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन के लिए भी थोड़ा बहुत काम आप कर दिया करें। ओके, फ़ोन आप लिए हाथ में देख ही तो रहे होगे, तो इतना सा काम जरूर कर दिया करें। क्वेश्चन है 4, क्योंकि ज़्यादा स्वार्थी होना भी अच्छी बात नहीं होती, इसे इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्वार्थी होना, कि एक टीचर बार बार आपसे कह रही है और आप फिर भी नहीं कर रहे हो काम को। ओके, तो हमेशा मन को साफ रखें और सबको सपोर्ट और प्यार दिया करें। क्वेश्चन है 4, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का ये नियम क्या कहलाता है। सिर से पैर की ओर हो रहा है तो अब आप समझ ही गए होंगे, क्या मस्तकाधोमुखी विकास, निकट दूर विकास, सामान्य विशेष या अवस्था के अनुसार। देखो, मस्तकाधोमुखी विकास होगा जब सिर से पैर के ऊपर जाए। ठीक है, सिर पे होगा विकास, सिर के साथ साथ सिर में क्या आता है, मस्तिष्क डेवलप होगा, फिर मस्तिष्क के साथ साथ आपका जो ये पूरी चेहरा है, चेहरे पे क्या है, आपकी आँख है, कान है, नाक है, इनका निर्माण शुरू होगा। फिर आपके गर्दन पर आएगा विकास, गर्दन से आपकी क्या है, हाथ पैर धड़ पर जाएगा। ठीक है, हाथ पैर धड़ पर जाएगा, इस तरीके से ये विकास होता हुआ आएगा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो ये होता है मस्तकाधोमुखी विकास का सिर से शुरू हुआ पैर की ओर जाता है ये विकास। निकट दूर आपकी छाती से प्रारंभ होता है, नितंब से प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है। निकट दूर विकास हम लोग कहते हैं बच्चा क्या होता है, लिटाल दो तो यहाँ से सरकना शुरू करता है, या आप उसे पट्ट कर दो तो यहाँ से सरकना शुरू करता है, और बाद में धीरे धीरे उसके पूरी जो मांसपेशियों पर कंट्रोल आता है, फिर जाकर वो हाँ उठना बैठना ये सारे काम शुरू करता है। ठीक है। तो यहाँ पर निकट दूर विकास छाती से प्रारंभ होता है, नितंब से प्रारंभ होता है, मस्तकाधोमुखी विकास जो होता है सिर से आपके प्रारंभ होता है। ओके, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, मस्तकाधोमुखी विकास में मस्तिष्क जो होता है मुख्य अवयव माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नाड़ी संस्थान का कौन सा अंग जो है मुख्य अवयव माना जाता है, तो मस्तिष्क ज़्यादा मुख्य अवयव यहाँ पर माना जाता है। और जो आपका निकट दूर है, यहाँ पर मेरु रज्जु जो होता है आपकी है ना, मेरु रज्जु कह सकते हैं, जो आपकी रीढ़ की बीच का पार्ट है वो वाला जो है मुख्य माना जाता है। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर 5, विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से संपन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यहाँ पर ये परिभाषा तो हॉलॉक की है। ठीक है, यहाँ पर बी ए ऑप्शन जो है सही होगा, हॉलॉक की ये परिभाषा है। क्या कहा इन्होंने, किस विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन जीवन पर्यंत बेशक चलती है, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर लक्षण एक निश्चित आयु पर ही प्रकट होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी, इसमें चलेगा जीवन पर्यंत, लेकिन हर लक्षण इसका क्या होता है, इसकी आयु पर डिपेंड करता है। इन प्रक्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है। बिल्कुल, मान लो जो किशोरावस्था होती है उसमें आप जानते हो 2 तरीके के विकास होते हैं। एक होता है यौनिक परिवर्तन होता है, और बाद में जो होता है वो वाला जो परिवर्तन होता है वो उसे विकसित करने वाला संगठनात्मक परिवर्तन या परिपक्वता मानी जाती है। कौन सी, यौनिक परिपक्वता और संगठनात्मक परिपक्वता 2 तरीके की मानी जाती है। यौनिक में यौन परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो स्टार्टिंग होगा, उस समय बच्चा एग्रेसिव होगा, परेशान होगा, संघर्ष में होगा, तनाव में होगा, लेकिन जैसे वो किशोरावस्था को पार करते हुए जाता है, मतलब किनारे पे पहुंचता है 21 वर्ष तक, भाई कितना 16 से 21 वर्ष तक किशोरावस्था मानी जाती है, या कहीं पर 13 से 21 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, तो जब वो लास्ट में पहुंचता है 21 वर्ष के करीब पहुंचता है, तब तक उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन सोचो अगर वो पूर्व किशोरावस्था वाली कंडीशन में बना रहे, है ना, आगे बढ़े ही नहीं सही से, उसका डेवलपमेंट वही लक्षण उसके बाद में भी दिखते रहे, तो कैसे वो प्राणी कल को उसके शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, कैसे वो संभाल पाए, क्योंकि उसका तो खुद ही बचपना नहीं गया। तो हर चीज़ इसमें क्या होती है, समय पर आती है। ठीक है, किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष की मानी जाती है, 13 से 21 वर्ष की मानी जाती है। इसमें 13 से जो 16 वर्ष की अवस्था होती है, 17 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व किशोरावस्था की होती है, जहाँ पर बच्चों में बचपना पाया जाता है, नए नए डेवलपमेंट होते हैं और उससे वो बहुत परेशान होते हैं, संघर्ष में होते हैं। लेकिन जैसे ही वो 17 से 21 वर्ष में जाते हैं तो धीरे धीरे उनमें क्या होती है, परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आ जाती है, पर एक समय पर ही हो रहा है ना सारा कार्य। तो यही इन्होंने, अगर यही चीज़ समय पर जो है लास्ट में भी उसकी यही कंडीशन बनी रहे पूर्व किशोरावस्था वाली, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पर सफलता कोई उनके पेरेंट्स को प्रसन्नता नहीं होगी, वो परेशान रहेंगे कि हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया और अभी तक इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका सही होगा। हैविंग हर्स्ट कौन है, इन्हीं ने विकासात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, हैविंग हर्स्ट ने ही क्या दिया है, विकासात्मक सिद्धांत दिया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और विकासात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, हैविंग हर्स्ट ने दिया है, और इसी में हरलॉक की ये डेफिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 6 पूर्व किशोरावस्था की उम्र है 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की एज आपसे पूछी जा रही है, अभी जस्ट मेरे बताया क्या है, 13 से 21 वर्ष तक जो होती किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, किशोरावस्था कितने तक की मानी जाती है, 13 से 21 वर्ष। ओके, 13 से 21 वर्ष मानी जाती है, लेकिन इसमें एक होती है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो होती है आपकी 13 से 16 वर्ष। यहीं पर जो उत्तर किशोरावस्था होती है वो कैसी होती है, 16 से 21 वर्ष या 17 से 21 वर्ष। ठीक है, 17 से 21 वर्ष की मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया 13 से 16 वर्ष या फिर 13 से 17 वर्ष, यही सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, करते हैं अभी आपने हरलॉक वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हरलॉक वाला प्रश्न। हरलॉक वाले प्रश्न में क्या
था, उन्होंने जो भी मतलब ये कहा कि हाँ अगर किशोर सारे परिवर्तन सही समय पर होते हैं सब विकास में तो क्या होता है, हमें संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जो किशोरावस्था अभी हमने आपको बताया कितना 13 से 21 वर्ष, ठीक है 13 से 21 वर्ष बताया, ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हमने बताया क्या होता है 13 से 17 वर्ष या 16 वर्ष की अवस्था जो होती है पूर्व होती है, और उत्तर कौन सी होती है 17 से 21 वर्ष, बोला था अभी मैंने जस्ट, ठीक है। तो इसमें जो 17 वर्ष, ये 17 जो नंबर है ये कहा है हरलॉक ने, क्या कहा है इसको कहा है हरलॉक ने विभाजक रेखा। विभाजक रेखा क्यों कहा है, किशोरावस्था की विभाजक रेखा ये, ठीक है। तो विभाजक रेखा पूछा जाए कौन सा नंबर है, या हरलॉक ने कहा है किसने कहा है पूछा जाए तो पता याद होना चाहिए, हरलॉक ने कहा है 17 नंबर को विभाजक रेखा, ठीक है। क्योंकि आप 13 से जोड़ो 21, बीच में नंबर आएगा 17, तो 17 को विभाजक रेखा कहा है। 17 से पहले बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब परेशान संघर्ष में होता है और बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन हो रहे होते हैं, लेकिन 17 के बाद जैसे ही वो 18 में प्रवेश करता है उसमें कहीं ना कहीं जो होती मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता है और वह आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील यहाँ पर होता है, और मैच्योरिटी मतलब अच्छी होती है। तो इसलिए 17 नंबर जो होता है यहाँ विभाजक रेखा कहा है हरलॉक ने। ध्यान रहेगा आपको, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये पूछा जाता है। यहाँ पर 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं, ध्यान रखिएगा, यौनिक परिवर्तन और वैधानिक परिवर्तन, ठीक है। और 2 विकास के सिद्धांत इसमें लागू होते हैं किशोरावस्था में, कौन कौन से, एक होता है क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत, दूसरा होता है त्वरित विकास का सिद्धांत। जो स्टैनले हॉल की आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, ये त्वरित विकास के सिद्धांत का उदाहरण है। स्टैनले हॉल का कहना है कि एकदम क्षण में विकास मतलब होता है, किशोरावस्था जो होती है एकदम से आती है और बच्चे के जीवन में उछल कूद मचा देती है। मतलब इनका कहना था संघर्षमय जीवन रहता है किशोर का, ठीक है। तो इन्होंने कहा मतलब जो भी मैच्योरिटी होती है, जो भी परिवर्तन होते हैं, मतलब किशोरावस्था में मैच्योरिटी नहीं परिवर्तन होते हैं वो एकदम से आते हैं, मतलब त्वरित विकास का सिद्धांत। लेकिन थॉर्नडाइक वगैरह ने कहा है कि नहीं, किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एक क्रम में होते हैं, ठीक है, एक क्रम में होते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तो 2 सिद्धांत लागू होते हैं किशोरावस्था में, मुख्य जो मैंने बता दिए। क्वेश्चन 7 है, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, शारीरिक रेचन, मानसिक रेचन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति या फिर संवेगात्मक रेचक। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, संवेग की। संवेग आप जानते हो अंग्रेजी भाषा के किससे, इमोशन शब्द से बना है, सभी जानते हो, ये कोई नई चीज़ तो मैंने बताई नहीं भाई। इमोशन को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं हमारे, है ना। तो जो इमोशन होता है, जो इमोशन शब्द है वो किससे बना है ये पूछा जाए तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लैटिन भाषा के किससे बना, इमोवेयर शब्द से बना है। किससे, इमोवर इंग्लिश में इमोवर लिखते हैं, ओके, और हिंदी में इमोवेयर लिखते हैं इसको। तो इमोवेयर शब्द से ये जो है आपका संवेग बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या अर्थ होता है इमोवेयर का लैटिन भाषा में, तो इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, ठीक है, उत्तेजित करना मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देना या उसको एकदम हिला देना, ठीक है, उसका पेशेंस मतलब अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाए, या उस वो व्यक्ति क्या होता है एकदम से भड़क उठता है, ठीक है। तो भड़क उठना, उत्तेजित करना, हिला देना, भड़क उठना, यही संवेग या इमोशन या इमोवेयर का अर्थ होता है, ठीक है। संवेग का संबंध किससे होता है, तो मन और शरीर दोनों से होता है। अगर संवेग का आपसे पूछा जाए संबंध तो मन प्लस शरीर दोनों से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, छोड़िएगा मत। मन और शरीर दोनों से इसका संबंध होता है। इसका उत्पत्ति किससे होती है, इसकी भावों से, संवेग की उत्पत्ति भाव से होती है, ठीक है। भाव समझ रहे हो ना, जो हमारे अंदर मन में जो विचार उठते हैं वहीं से उत्पत्ति होती है, ओके, ठीक है ना। और जो इसका प्रकटीकरण होता है वही शारीरिक होता है। भाई भाव कहाँ आएगा, आपके मन में आएगा, ठीक है, मन में भाव आएगा, वहाँ से ये उठेगा संवेग। और जब प्रकट होता है तो वो कैसा होता है, शारीरिक होता है। शरीर जो मैंने कहा मन और शरीर दोनों भाग लेते हैं संवेग में। तो जो शरीर होता है ना, इससे हम क्या है, जैसे हमें गुस्सा आया तो हमने हाथ पैर फेंके, तो मन से गुस्सा आया लेकिन हाथ पैर फेंके तो वो शारीरिक दशा हो गई, नहीं हो गई। तो ये होता है मन और शरीर से संवेग का संबंध होता है। यहाँ पर ये व्यक्ति जो होगी वो कैसी होगी, मानसिक रेचन होगी, ठीक है। मतलब मेंटल लेवल पर कहीं ना कहीं हमारा मन जो है यहाँ पर अप्रभावित होता है। जब हमारे जो दमित संवेग होते हैं अव्यक्त होते हैं तो क्योंकि सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो यहाँ पर मानसिक रेचन होगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप किसी की संस्कृति को इफेक्ट करो, किसी के कौशल पर उंगली उठाओ तो वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होता है, वहाँ पर शारीरिक रूप में नहीं डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 8,
प्रारंभ के 2-3 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोन या कोलेस्ट्रम। तो प्रोलैक्टिन आप सभी जानते हो एक ऐसा हार्मोन जो क्या है, दूध श्रावण मतलब माता का जो स्तन होता है वहाँ दूध को श्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ठीक है, स्तनों के विकास में ये सहायक होता है। ओके, स्तनों के विकास में सहायक होते हैं, जो स्तन में ऊतक होते हैं उनके विकास में ये सहायक होते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर कोलेस्ट्रम जो होता है पीला दूध माना जाता है। इसमें क्या मतलब पीला दूध होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, और ये 2-3 दिन या 3 से 5 दिन माना जाता है। कहीं कहीं आपको ये 3 से 5 दिन भी आंसर मिलेगा बुक में, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। क्या होता है इसमें, इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन इसमें पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। इससे क्या होती है, हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचनशीलता बढ़ती है, जो आंतों में हमारे जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि होती है। जब जीवाणुओं की वृद्धि हमारी आंतों में होती है तो विटामिन बी का जो है यहाँ पर विटामिन जो है उसका निर्माण ये करते हैं, जो इसमें जीवाणु पाए जाते हैं ये पाचनशीलता को तो बढ़ाते ही हैं, इम्यून सिस्टम को तो बूस्ट करते ही करते हैं। क्या करते हैं, हमारे शरीर में विटामिन बी का भी निर्माण करते हैं। जब हमारे शरीर में विटामिन बी का निर्माण होता है तो हम कह सकते हैं ये विटामिन बी क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में और न्यूट्रिशन जाते हैं, मतलब बच्चे के शरीर में और न्यूट्रिशन होते हैं उनको अवशोषित कराने का महत्वपूर्ण काम ये करते हैं। ठीक है, और इसको एक विशेष नाम दिया गया है, जो कोलेस्ट्रम होता है इसको हम कहते हैं क्या, तरल सोना, क्योंकि लिक्विड होता है, तरल सोना कहते हैं इसको। ओके, तो तरल सोना किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रम को कहते हैं, या फिर हम इसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं। तो ये आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 की तरफ। इस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। ए है पूर्व विद्यालयावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वृद्धावस्था। अच्छा, क्लास काफ़ी लंबी जा रही है। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो आवश्यकता न्यूनतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में न्यूनतम होगी, क्योंकि अगर हम आरडीए चार्ट ही देखते तो आरडीए चार्ट में जो है पूर्व बाल्यावस्था में जो विटामिन ए दे रखा है वो 510 यूजी पर डे दे रखा है। ठीक है, यहीं पर बाल्यावस्था का जो दिया है तो बाल्यावस्था में जो है 790 के करीब, 790 जो 13 वर्ष तक के, मतलब कह सकते हैं 12-13 वर्ष के जो बच्चे उनके लिए दिया हुआ है, तो लगभग ये बाल्यावस्था में ही आते हैं। ठीक है, मतलब एक मोटा तौर पर लें, क्योंकि यहाँ पर हर एज में 9 से 11 वर्ष का अलग दिया है, 11 से 13 वर्ष का अलग दिया है, तो इस वजह से हमने ये लास्ट वाला उठाया जो आपकी लास्ट की 12 वर्ष की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था में, तो वहाँ पर 790 दिया हुआ है। ठीक है, विटामिन ए। और किशोरावस्था में कितना दिया है, किशोरावस्था में दिया है यहाँ पर गर्ल्स का जो है 1000, ओके, बॉयज़ का 1000 है, और जो गर्ल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ में डिवीज़न हो जाता है, मतलब दोनों अलग अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, तो गर्ल्स का कितना है 860 है। ठीक है, 860 गर्ल्स का है विटामिन ए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे कम अमाउंट किसका है, पूर्व बाल्यावस्था का। ओके, वृद्धावस्था में आप जानते हो कोई अलग से नहीं दिया गया है, जो सबका है वही इसमें वृद्धावस्था में जो है माना गया है। कितना माना गया, 1000 है, सभी पुरुषों का 1000 है, और सभी जो आपकी फीमेल है उनका 840 है, जो भी है सभी फीमेल उनका 840 विटामिन ए यूजी लेना है पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1000 दिया है ना, तो वृद्धावस्था में अलग से तो कुछ दिया नहीं है, तो जो लेडीज़ वृद्ध होंगी तो वो 840 लेंगी, और जो पुरुष वृद्ध होंगे वो 1000 लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि वृद्ध का अलग से नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 10, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। ए है मुस्कुराहट का प्रारंभ, बी है प्रथम शब्द, सी है पठन, डी है चलना। तो देखो, बच्चा जब पैदा होता है और धीरे धीरे जो परिवर्तन होते हैं जो सार्वभौमिक सभी में देखे जाते हैं, तो मुस्कुराहट का प्रारंभ भी होता है, प्रथम शब्द भी बच्चा बोलता है, चलना फिरना भी सीखता है, लेकिन पठन एकदम नहीं शुरू हो जाता। पठन तो वो है जब हम खुद पढ़ाते हैं, उसे स्कूल भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन है 11, बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। खराब स्वास्थ्य, मनोभावात्मक असुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण, या डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर खराब स्वास्थ्य भी नहीं होगा, सी ऑप्शन माना गया, अपर्याप्त प्रशिक्षण। क्यों, क्योंकि जब बच्चे को सही से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है तो वे एक लंबे समय तक बिस्तर गीला करते हैं, जो कि लगभग मतलब ऐसा कहते हैं अगर आप प्रशिक्षित करो बच्चे को तो 2 से 4 साल में बच्चा जो है शौचालय का यूज़ करना सीख जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 5 वर्ष से अधिक तक क्या कर रहा है, बिस्तर गीला कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई व्यवहार संबंधी समस्या है। ठीक है, या फिर अपर्याप्त प्रशिक्षण है, मतलब या तो प्रशिक्षण सही से नहीं दिया गया, या फिर हो सकता है व्यवहार संबंधी समस्या हो। तो यहाँ
यहाँ पर व्यवहार संबंधी तो कोई चीज़ दी नहीं गई है, ठीक है ना। लेकिन इसका कहते हैं जो इलाज चिकित्सा को ऐसी दी जाती है तो उसको कहते हैं बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है। जो छोटे बच्चों को कौन सी थेरेपी दी जाती है, जो बिस्तर गीला करते हैं, तो बिहेवियरल थेरेपी इसको बोलते हैं, ठीक है, थेरेपी, ठीक है। बिहेवियरल थेरेपी द्वारा इसका उपचार किया जाता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पे 12, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है चार्ल्स डार्विन ने, एन वैले ने, जीन पियाजे ने, अभी वेल्डिंग ने। तो यहाँ पर कौन है, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इस पर इन्होंने महत्वपूर्ण शोध कार्य किए हैं। तो विकास पर शोध कार्य पर जोर जीन पियाजे महोदय ने दिया है। सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 13, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है। तो ए ऑप्शन है जॉन लॉक, बी है हरलॉक होगा शायद, यहाँ पर परलॉक लिखा है, सी है चार्ल्स डार्विन और डी है ट्रेड। तो जॉन लॉक की अगर हम बात करें, जॉन लॉक, ये ऑप्शन सही होगा। जॉन लॉक ने क्या कहा है, जॉन लॉक ने ही कोरी स्लेट कहा है। इनका मानना है कि आप कोई भी बच्चा हमें दे दें, हम उसे जैसा चाहें बना सकते हैं, या माता पिता, फ्रॉइड ने कहा अगर माता पिता जैसा चाहें वैसा अपने बच्चे को बना सकते हैं, क्योंकि बच्चा एक कोरी स्लेट होता है। अच्छा, लैटिन भाषा में कोरी स्लेट का जो अर्थ होता है, जिसे हम टैबला रासा भी कहते हैं, ठीक है, इसका जो लैटिन भाषा में अर्थ होता है, लैटिन भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है साफ पटिया, साफ पटिया, पटिया, ओके, साफ पटिया लैटिन भाषा में। ओके, तो यहाँ मतलब कि आप चाहो तो अपने बच्चे के मन में अच्छा भला ज्ञान भर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, तेज आवाज़ सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, ये कहलाता है रूटिंग प्रतिवर्ती क्रिया, बैम्बिस्की प्रतिवर्ती क्रिया, मोरो स्टार्टल, या डी है कोई नहीं। अच्छा, इतनी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी, इसमें आप हमें बताएंगे इस रूटिंग प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और बैम्बिस्की प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, तेज आवाज़ सुनकर जब बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है उसे मोरो स्टार्टल कहते हैं। क्वेश्चन है 15, यौवनावस्था की बाधा में शामिल है स्वयं की संकल्पना के विपरीत होना, बी है मनोवैज्ञानिक बाधा, सी है शारीरिक बाधा, डी है उपर्युक्त सभी। तो यौवनावस्था की जो बाधाएं होती हैं उनमें शामिल हैं यहाँ ये सभी, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 16, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, या योनि मार्ग में। तो आपको अभी हमने स्टार्टिंग में इसके विषय में बताया, जो निषेचन की आपकी क्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है, ठीक है, क्योंकि जो अंड ग्रंथि से अंडे होते हैं निकलकर कहाँ पहुँच जाते हैं, अंडवाहिनी नलिका में पहुँच जाते हैं। ये दो होती हैं गर्भाशय के दोनों ओर, ठीक है, गर्भाशय जो होता है उसके दोनों ओर ये एक एक स्थित होती हैं, तो संख्या इनकी 2 होती है अंडवाहिनी की। ऐसे ही अंड ग्रंथि भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, क्योंकि दोनों ओर ये पाई जाती है। अंड ग्रंथि का आकार पूछा जाए कैसा होता है, तो ये बादाम के आकार की होती हैं, ठीक है, बादाम के आकार की। अभी मैं अंड ग्रंथि की बात कर रही हूँ, और बादाम के आकार की इनकी रचना मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके मतलब जो आपका अंडवाहिनी होती है, इनमें 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें, 3 परतें पाई जाती हैं। जो 3 परतें कौन कौन सी हैं पूछी जाती हैं। पहली परत पेरिटोनियम कहलाती है, दूसरी परत यहाँ पर पेशीय मसल्स लेयर कहलाती है, मतलब पेशीय परत कहलाती है, और जो तीसरी आपकी होती है वो रोम युक्त परत कहलाती है। तो इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। ओके, क्लास बहुत लंबी हो रही है, नहीं तो हम इसकी और बात करते ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम बात कल परसों की क्लास में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं देख चुकी हूँ, तो अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम स्टार्टिंग में डाल के और उसका अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। क्वेश्चन है 17, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। ए है अपने परिवर्तन के प्रथम सप्ताह में, बी है अपने परिवर्तन के तृतीय सप्ताह में, सी है अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में, और डी है अपने परिवर्तन के 7वें सप्ताह में। तो अपने परिवर्तन के तृतीय सप्ताह में तो जब कोश का विभाजन होता है शरीर में, तब तो क्या है, भ्रूण जो हृदय होता है यहाँ पर निर्माण होता है, लेकिन चतुर्थ सप्ताह में क्या होता है, इसमें स्पंदन जो है शुरू हो जाता है, ठीक है, स्पंदन शुरू हो जाता है। और इसी सप्ताह, चौथे सप्ताह के अंत तक क्या होता है, दिल की धड़कन भी यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो चौथे सप्ताह के अंत तक ही दिल की धड़कन क्या होती है, शुरू हो जाती है। दिल की धड़कन कब शुरू होती है पूछा जाए तो इसी चौथे सप्ताह के अंत तक, ठीक है, अंत तक। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 18, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है भ्रूण अवस्था, बचपन अवस्था, फिटस,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, यहाँ पर क्या कहलाती है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था की बात हो रही है। 2 वर्ष ध्यान रखिएगा, तो भ्रूण तो नहीं कहलाएगी भैया, क्योंकि ये तो 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था होती है। और फिटस भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये तीसरे माह से जन्म तक की अवस्था होती है। तो यहाँ पर बचपन अवस्था भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बेबीहुड होता है वो 2 वर्ष की अवस्था हर्लॉक के अकॉर्डिंग कहलाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, प्लेसेंटा के द्वारा आहार में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है गर्भ में, जन्म के पश्चात शैशवावस्था में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, गर्भ में प्लेसेंटा के द्वारा आहार में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। जो आपके ये प्लेसेंटा होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, 18 से ये 24 इंच की होती है। ठीक है, 18 से ये 24 इंच की होती है। रस्सी के समान नलिका होती है, रस्सी के समान ये नलिका होती है। ठीक है, और इसको काटा कब जाता है ये पूछा जाता है। तो ये पहली बात तो 2 इंच की दूरी पर काट के बांधा जाता है, लेकिन जब इसमें स्पंदन रुक जाए, स्पंदन मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, क्योंकि इसी से ये माता से क्या है, ऑक्सीजन और आहार प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माता से अभी जुड़ा हुआ है। अब आप इसमें स्पंदन मतलब जो रक्तस्राव है वो हो रहा है, और उसी समय अगर आप काट दोगे तो बच्चे का जो रक्त है वो बहने लगेगा और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जब स्पंदन रुक जाए, रक्तस्राव जो है रुक जाए, तब इसको काटना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, हीमोफीलिया एक रोग है, हार्मोन में गड़बड़ी, हीनताजन रोग, आनुवंशिक या कवकीय संक्रमण। तो ये कैसा है, आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट संबंधी प्रोटीन जो होती है उसकी कमी पाई जाती है, जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ओके, क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन जो होती है इसमें नहीं पाई जाती है या कम पाई जाती है। इस वजह से क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट वेट लग गई, उस समय कोई दुर्घटना होने पर रक्त रुकता ही नहीं है, रुकता नहीं है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, या तो विटामिन के की कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है, तो कहीं ना कहीं, या फिर जो सारे फैक्टर होते हैं ब्लड को जमाने वाले उनकी कमी है। तो इस वजह से क्या है, रक्तस्राव बहुत अधिक हो जाता है और व्यक्ति की एक समय बाद मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इसे हीमोफीलिया कहते हैं, आनुवंशिक होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है। ए है खसरे का टीका, BCG का टीका, MMR का टीका, उपयुक्त में से सभी। तो BCG का टीका, BCG का टीका जो है यहाँ पर लगाया जाता है। खसरे का टीका 9 महीने में लगाया जाता है। ठीक है, 9 महीने में एक ही प्रश्न पूछा था जिसमें माना गया था कि ये सभी क्या है, जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं, जो कि वो प्रश्न गलत था, लेकिन आंसर उसमें उपर्युक्त तो सभी दिया हुआ था। इस वजह से मैंने आपको धोखे में, मतलब जब आयोग नहीं माना था तो मैं क्या कर सकती थी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उसको सही करा, लेकिन मेरा मन भी यही कह रहा है कि BCG का टीका तुरंत बाद लगता है, क्योंकि हर जगह लिखा है MMR का जो टीका है वो 9 महीने में लगाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 22, एड्स का कारण है अमीबा, वायरस, फफूंदी या बैक्टीरिया। तो आपको सभी को पता है एड्स जो होता है किससे, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग कहलाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एड्स को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हम इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 23, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। तो यहाँ पर पोटेशियम जो होता है हृदय की धड़कन के लिए नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्वेश्चन है 24, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शरीर का विकास होता है। अभी हमने आपको बताया था कैसा होता है, ये सिर से पैर की ओर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। क्वेश्चन है 25, स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि और दौर्बल्यावस्था से ही छुटकारा नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया है, तो आप सभी जानते हो परिभाषा क्या, यूनिसेफ की है, एफी लिंडर की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की है, MV रेड्डी की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये परिभाषा है, बहुत प्रचलित है, हर एग्जाम में आती है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, आपको मतलब स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं वो दिख रहा है तो बस वाकई में स्वस्थ है। उसमें दौर्बल्यावस्था के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि बस देखने से वो व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है तो वो सही, मतलब मेंटल लेवल पर भी वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने से स्वस्थ दिख रहा है लेकिन दिमाग में उसके पता नहीं हमेशा 24 घंटे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी खुरापात भरी होती हैं जिससे वो चिड़चिड़ा खुद भी रहता है और समाज को भी, समाज विरोधी भी कृत्य करता रहता है। ठीक है, परेशान करता है। तो इस वजह से इसमें सारे अच्छे गुण होने चाहिए, तभी वो स्वस्थ कहलाएगा WHO के अनुसार। क्वेश्चन है 26, उस मनोवैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन या सामाजिक
ये शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो सकते हैं। रॉस ने, जर्सील ने, बिगे और हंट ने, या फिर क्रो और क्रो ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। बिगे एवं हंट ने ये कहा है कि किशोरावस्था के समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। और ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द अगर आपको एकदम से मिले, ठीक है, तो वो समझ लेना किसकी, बिगे एवं हंट की डेफिनेशन है, ठीक है ना। रॉस ने क्या कहा है, रॉस ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, ये क्या होती है, किशोरावस्था जो आपकी होती है, ये जो शिशु होते हैं ना, शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है, शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है, शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। पुनरावर्तन काल क्यों कहा है, अब हम आपको ये बता देते हैं। जैसे शैशवावस्था में क्या होता है, आप बच्चे का कोई खिलौना ले लो तो वो एकदम से रो जाएगा, ठीक है, एकदम से गुस्सा हो जाएगा, और फिर आप दे दो एकदम शांत, एक तरफ रोता है एक तरफ खुश होता है। ऐसे ही भाव किसमें होते हैं, किशोर में होते हैं। 2 पल में खुश, 2 पल में रोना शुरू, 2 पल में अपनी जिद मनवाना, 2 पल में बहुत जल्दी से बात को समझ जाना, मान जाना। तो इस तरीके से किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल कहा है, ठीक है, कि शैशवावस्था के जो लक्षण होते हैं वो किशोरावस्था में भी परिलक्षित होते हैं, देखने को मिलते हैं। ये रॉस ने कहा है। विभाजक रेखा किसने कहा है, 17 नंबर को हरलॉक ने कहा है। क्वेश्चन है 27, कौन सा कथन असत्य है, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो विकास केवल परिपक्वता का परिणाम बिल्कुल नहीं है, ये परिपक्वता और वातावरण और मतलब अधिगम सभी का परिणाम होता है विकास, ठीक है। विकास एक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है, ए गलत है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गलत ही पूछा गया है, अशक्त आपको आंसर मिल गया। लेकिन एक विकास क्या है, अविराम प्रक्रिया है। अविराम मतलब विराम नहीं लगता है, निरंतर चलता रहता है, ठीक है, लेकिन होता एक क्रम में है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए, एक क्रमिक प्रक्रिया है विकास, तो ये भी सही होगा। मतलब सारे विकास एक क्रम में होता है। शैशवावस्था में शैशवावस्था के विकास देखेंगे, बाल्यावस्था में बाल्यावस्था के विकास देखेंगे, इस तरीके से विकास चलता रहता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, वही बात है, हर लेवल पे अलग विकास होगा तो उनकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे पूर्व बाल्यावस्था कैसी होती है, खिलौने की आयु कही जाती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना किशोरावस्था में व्यक्ति खिलौने से खेलेगा, नहीं, उस समय शारीरिक वर्ग, मानसिक वर्ग, इस तरीके के खेल खेलता है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एक प्रत्येक अवस्था में अपनी कुछ विशेषताओं को दिखाती हैं, ठीक है। जैसे उत्तर बाल्यावस्था कैसी होती है, गैंग अवस्था कहलाती है ना, कि उससे पहले वाली पूर्व बाल्यावस्था गैंग पूर्व अवस्था कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या एक समय पर दिख रही हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, बिल्कुल। बच्चा पहले सरकता है, फिर उठता है, फिर बैठता है, ठीक है, और चलता है, दौड़ता है, तो ये क्या है, एक विशेष सामान्य से विशेष की ओर हो रहा है सब कुछ को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 28, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है डिम्ब अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था है भ्रूणावस्था या फिर बीजावस्था। तो गर्भकालीन विकास की अगर आपसे द्वितीय अवस्था पूछी जाए कौन सी है, तो हम सभी जानते हैं डिम्ब अवस्था, नहीं डिम्ब नहीं होगा, भ्रूणावस्था। द्वितीय अवस्था पूछा भ्रूणावस्था, क्योंकि डिम्ब और बीजा और जर्मिनल स्टेज तो फर्स्ट अवस्था हो जाती है, फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, द्वितीय ही पूछा गया, और ये तृतीय है, ठीक है। और ये डिम्ब और बीजावस्था ये दोनों सेम ही है, ओके, फर्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम 6-7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं कृंतक, केंद्रीय कृंतक, प्री मोलर और मोलर। तो 4 तरीके के दांत होते हैं, आपके सभी को पता होगा। इंसाइजर होते हैं, ठीक है, इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन होते हैं, ओके, कैनाइन होते हैं, और आपके मोलर होते, प्री मोलर होते हैं, मोलर होते हैं, प्री मोलर होते हैं, और क्या होते हैं, मूलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो कौन सा है, ए ऑप्शन है आपसे कैनाइन के विषय में। तो कोई बच्चे के सामने के ही दांत निकलते हैं तो ऊपर नीचे के, तो वो कृंतक कहलाते हैं, ओके, इंसाइजर कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 30, एंडोमार्मिक व्यक्तित्व होते हैं दुबले और लंबे, चिड़चिड़ा, प्रसन्नचित्त, छोटे और मोटे। तो जो एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके छोटे और मोटे होते हैं। ये किसका वर्गीकरण है, ये क्रैस्मर महोदय का वर्गीकरण है, सॉरी ये सेल्टन महोदय का वर्गीकरण है। सेल्टन ने क्या कहा है, 2 प्रकार से व्यक्तित्व को परिभाषित किया है या वर्गीकृत किया है। 2 प्रकार से, एक तो शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है, दूसरा स्वभाव के आधार पर ये है इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो शारीरिक रचना के आधार पर जब भी वर्गीकरण की बात होगी तो आपके एक तो हो जाते हैं कौन, सबसे पहले कौन हो जाते हैं, ये आपके एंडोमार्फिक हो जाते हैं, जो कि छोटे मोटे होते हैं, इनका पाचन अंग जो होता है अधिक विकसित होता है, और पेट और नितंब
इनका बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये आंसर तो मिल गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें एंडोमॉर्फिक के बाद आते हैं मीसोमॉर्फिक। जो हष्ट पुष्ट होते हैं, शारीरिक गठन इनका अच्छा होता है, उत्तम होते हैं अपने नेचर में, हड्डी मांसपेशियां इनकी विकसित होती हैं और ये दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो चाहते हैं सो करते हैं। तो मीसोमॉर्फिक भी आपको पता चल गया। ठीक है, मीसोमॉर्फिक, ओके, मीसोमॉर्फिक, ओके। और ये लास्ट में जो आपके आते हैं वो होते हैं एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक कैसे होते हैं भाई? ये एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं दुबले और पतले होते हैं, ये थोड़े चिड़चिड़े टाइप के भी होते हैं। ठीक है ना, तो दुबले और पतले जो होते हैं आपके एक्टोमॉर्फिक कहलाते हैं। तो तीन तरीके से इन्होंने बताया है। जो सेल्डन ने दूसरा वर्गीकरण किया है स्वभाव के आधार पर, उसमें होता है एक विसेरोटोनिक होता है, एक सोमेटोटोनिक होता है और एक सेरिबोट्रोनिक होता है। अच्छा, व्यक्तित्व में बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे अगर हम जब क्लास देंगे। तो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट अधूरा भी है। जब हमारे ये सारे घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम ये सारे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना होगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।